तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सर, ये फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है और स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट सोचते हैं कि यार अभी तो हम पॉकेट मनी ले रहे हैं या फिर अपना खर्चा नहीं चला रहे हैं, पेरेंट्स से हमें पैसा मिल रहा है, स्टिल देयर इज अ नीड फॉर देम टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल प्लानिंग. तो व्हाई देयर इज नीड और व्हाई देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर स्टूडेंट, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम सबको जिस चीज की हैबिट शुरुआत से पड़ जाती है ना, वो हम हमेशा कर लेते हैं, अदरवाइज हमको वो बर्डन महसूस होता है. अगर आप इंडिया क्या, आप एशिया और यूरोप और अमेरिका के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और देशों को कंपेयर करें तो सबसे कम इन्वेस्टिंग हैबिट जो है वो हिंदुस्तान और एशियन देशों में है. लेट अस टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट. मतलब हमारे देश में गेहूं के कनस्तर में आपको नोटों की गड्डियां मिल जाएंगी, लेकिन अगर हम उसको स्ट्रक्चर्ड वे में कहीं इन्वेस्ट या कहीं एडजस्ट करने की बात करें तो लोग नहीं करते, क्योंकि उनको बचपन से वो आदत ही नहीं पड़ी. तो मैं इकलौता पहला रीजन बताना चाहता हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर स्टूडेंट्स. आप लोग सोचो, हमने फॉर स्टूडेंट वर्ड इसीलिए टाइटल में ऐड करा बिकॉज दिस सेशन इज मेंट फॉर यू पीपल, दोज हु हैव रीच्ड देयर मिडिल एजेस. उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग वो लोग संभाल लेंगे एंड देयर आर मच प्रोफेशनल्स अवेलेबल फॉर देम. लेकिन आप लोग जो आज आदत डाल लोगे बिफोर having a regular earning source, वही आदत आपकी हमेशा पड़ेगी. And if you would ask me to define financial planning की single line definition होती है, planning for your uncertain finances. हमेशा जरूरी नहीं है दोस्तों कि रेगुलर फ्लो रहे. तो जब इरेगुलर फ्लो है तब आप इरेगुलर फ्लो की तैयारी अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये नहीं हो पाता अगर आपने अभी से ये सब कुछ नहीं सीखा तो. So this is needed to create a habit, I would say this. जी सर. जी सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि स्टूडेंट्स को क्यों जरूरत है अपनी हैबिट में इसको लाना, क्योंकि हिंदुस्तान एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंस को लेके बहुत कम बात होती है. अब आज के टाइम पे थोड़ा होने लगी है, बट स्टिल अभी भी एथिकली एंड मॉरली इसको कैसे किया जाए उसका कोई रोड मैप लोगों के पास है नहीं. बिल्कुल. So that is why there is need and there is importance for students to understand the importance of financial planning. Right. तो सर आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन एज पर द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि सर बजट कैसे बनाया जाए, मतलब इसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल सारी चीजें इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. पहला स्टेप होता है अपनी इरेगुलरिटीज को रेगुलरिटी में कन्वर्ट करना. बिल्कुल. तो बजटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, मतलब बजट बनाते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर हम स्टूडेंट एज पर बात करें ना, तो पहले बजट पोस्ट एक्सपेंस बनाओ. अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बजट इज जनरली मेड प्री एक्सपेंस, मतलब आप खर्चा करने से पहले बजटिंग करते हैं, राइट? लेकिन स्टूडेंट एज में आप लोग को शुरुआती 6 महीने तक कम से कम पोस्ट बजटिंग करनी चाहिए. पोस्ट एक्सपेंस वो क्या होता है? आप कहीं से भी आपके जेब में पैसा आया, कहीं से भी, मतलब लंदन वाली मौसी दे गई पैसे तो भी लिखना है, बंबई वाले मामा दे गए तो भी लिखना है, पॉकेट मनी के पैसे मिले वो भी लिखना है, कहीं पर कोई डिबेट कंपटीशन में 1000 रुपए का इनाम मिला वो भी लिखना है. जहां से भी आए और जहां भी गए का मतलब अगर आपने 1 रुपए की इरेजर खरीदी तो भी लिखना है, अगर आपने 100 रुपए की बुक खरीदी तो भी लिखना है. कुछ भी आए लिखना है और कुछ भी जाए लिखना है. ऐसा 6 महीने कर लीजिए. 6 महीने करने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि कौन सी जगह काम के पैसे जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह बेकार के पैसे जा रहे हैं. 7वें महीने से आई कैन हैव अ बेट ऑन इट कि आप प्री एक्सपेंस बजट बनाने लगोगे और ऑटोमेटिकली आ जाएगा. मैंने इतनी सैकड़ों बार अपने क्लासेस में सर ये बोला है, बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी काम करने के लिए, उसकी आदत डालने के लिए बस आप उसे बार बार करते रहिए, ये सोचकर कि हमसे होगा ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन करके देख लेते हैं. बच्चे मुझसे पूछते हैं लॉ का आंसर कैसे लिखें, हम कह रहे हैं यार तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं, तुम कोई बात नहीं, तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं आएगा, लेकिन तुम 100 क्वेश्चंस के आंसर लिख के देख लो. आप 6 महीने खर्चे के बाद लिख लीजिए. 6 महीने के अंदर आपको आदत पड़ जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी बजट बनाने की, खर्चे से पहले अपने आप लिखने लगेंगे.
सर दिस इज द बेस्ट टेक्निक आई थिंक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर ने आपको 6 महीने का टाइम दिया है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था 30 डेज के अंदर मेरी आंखें फट गई थी, मेरी आंखें बाहर आ गई थी, कहाँ मैं पैसा खर्च रहा हूँ। लिटरली आपका बिल्कुल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है। और होता क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। उस टाइम पे मेरे पास एक महीने में 2000 रुपए थे, आज से करीब 6-7 साल पहले की बात है। वो 2000 रुपए मुझे पूरा महीना चलाना था। अब दिल्ली में रहने वाला आदमी, दिल्ली में रहने वाला स्टूडेंट 2000 रुपए में एक्सपेंडिचर चला रहा है, उसको मेट्रो का भी खर्चा करना है, उसको खाना पीना भी है, दोस्तों के साथ घूमना भी है, कहीं जाना भी है। अब ये 2000 रुपए में एक्सपेंडिचर कैसे किया जाए? 2 तरीके हैं। 2000 रुपए 2 हफ्ते में आग लगा दो और फिर घर वालों से और पैसे मांग लो। दूसरा तरीका, उस 2000 का एक फिक्स्ड परसेंटेज, मैं 10, 20, 50% नहीं कह रहा हूं, 1%, 2 रुपए निकाल दो। अगर आपने 2 रुपए सेव करने की हैबिट डाल ली तो लिख के रख लो राइटिंग में, फ्यूचर में जब आपकी इनकम बड़ी होगी, 2 लाख 5 लाख होगी, तो उसमें से 10% भी निकाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 10% बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है इनकम का। लोग 1% भी सेव नहीं करते हैं, माइनस में चलते हैं, ओवरड्राफ्ट में चल रहा होता है उनका अकाउंट। सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट। 30 डेज में आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो आप सर, राघव सर ने आपको 6 महीने बोला ना, 30 दिन के अंदर आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बंद हो जाएगा। तो सर आखिरी क्वेश्चन मेरा जो है, एज पर द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि सर फाइनेंशियल मिस्टेक्स कुछ होती हैं लाइफ में, कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं, जैसे किसी से उधार ले लिया या फिर किसी को उधार दे दिया अननेसेसरीली। फॉर इंस्टेंस कुछ इमोशंस पे बेस्ड हमारे एक्शंस होते हैं। जैसे कोई दोस्त है जो बिल्कुल आंसू की नदियां बहा के हमारे पास आया और अभी हमें कुछ पैसा घर पे खर्चना है, राइट, उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि हमारे फैमिली रिलेशंस खराब हो सकते हैं। लेकिन हमने भावना में बह के अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए उस दोस्त को पैसे दे दिए और यहाँ हमारा मामला गड़बड़ हो गया। तो उस टाइम पे इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा जरूरी होता है। तो कुछ ऐसी और फाइनेंशियल मिस्टेक्स भी होती हैं लाइफ में जो हम कर देते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हो गया। स्टूडेंट्स के पास मोस्टली क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, बट वो फिर पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस उसमें हो सकता है। तो कुछ ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट और बाद में भी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर 2-3 बातें मेरे पास है अच्छी आप सबको बताने के लिए। सबसे पहला तो ये फाइनेंशियल मिस्टेक हम लोग करते हैं, हमारा परसेप्शन अबाउट फाइनेंस। स्टूडेंट अगर जल्दी समझ ले तो वो आगे जब प्रोफेशनल बनेगा, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, तो उसे पता रहेगा। हमारी गलती पहली ये है कि हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस ये करोड़पति होने के बाद ही होता है। मतलब जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी इन्वेस्टमेंट होगा। जबकि आपको बताऊं, आज की डिजिटल एज में, मतलब सर जब हम कॉलेज जाते थे तब तो मेट्रो भी शायद नहीं थी अपने रूट पे। डिजिटल जो करेंसीज है वो तो बहुत बाद में आई। आज की डेट में आप फोन पे, पेटीएम जैसी ऐप पे 10 रुपए का भी सोना खरीद सकते हैं, 100 रुपए का भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। मतलब इतने माइक्रो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पास फाइनेंस के ऑप्शंस हैं। We need not to wait for a good salary to come into our pocket and then only we'll be investing. तो पहली फाइनेंशियल मिस्टेक ये है कि हमारा परसेप्शन कि हम बहुत मोटा पैसा जब आएगा तभी जा पाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट में, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जैसे टीडीएस होता है सर, वो कट जाता है तो कट जाता है। कोई हमसे ये बोले कि हमारे पास पैसे पहले आ जाएं और फिर उसके बाद हमसे कोई इनकम टैक्स ले ले, मेरे को तो सर जहां से पेमेंट आती है, जहां से मैंने सब जगह बोल रखा भाई पहले 10% काट लो, टीडीएस कट जाएगा तो हम कोई बात नहीं, हमें दर्द नहीं होगा बाद में। उसी प्रकार हम सबके पास एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक सेविंग्स का। जैसे सर ने अभी बोला कि आप 2 रुपए बचाओ, भले ही 10%, 1%, 2%, जो आपको ठीक लगे, लेकिन उसको अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक कर दो। ऑटोमेटिक करने का मतलब है कि आपको मान लो पॉकेट मनी 1st ऑफ एवरी मंथ आ जाती है, तो 2nd ऑफ एवरी मंथ को आप अपना ऑटोमेटिक डेबिट लगा दें अपने अकाउंट में, लग जाता है और आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि हम सोचते हैं कि हम सेविंग करेंगे। वो इसी प्रकार है कि जैसे बच्चा सोचता है मैं कल से 5 बजे उठूंगा, मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा,
मैं कल से पक्का पढ़ाई करूंगा, तो मैं कल से सेविंग्स करूंगा। अच्छी सबको लगती है ये बातें, करना कोई नहीं चाहता, तो ऑटोमेटिक कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी फाइनेंशियल मिस्टेक ये है कि हम बैंकिंग चैनल से बाहर रहते हैं। मैं तो क्लास में हाथ उठवाता हूं जब मैं नेगोशिएबल का चैप्टर पढ़ाता हूं कि बच्चों कितने लोगों का बैंक अकाउंट है, तो आधी से ज्यादा आबादी हमारे कमरे की, जो माशाल्लाह ज्यादा होती थी, अब तो ऑनलाइन होने लगा, सब कहते हैं नहीं हमारा तो है ही नहीं बैंक खाता। अब सबको ऐसा लगता है कि जैसे बैंक खाता खोलने का मतलब है कि 10-25 हजार रुपए हमारे ब्लॉक हो जाएंगे और फिर वो हमें पैसे कहीं मिलेंगे नहीं। भाई, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना हर बैंक के लिए मैंडेटरी है। मतलब मेरी इस एज में और इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी मेरे जितने खाते हैं दोस्तों, सारे जीरो बैलेंस है। मैंने कहीं पर प्यार से खुल गए, कहीं लड़के खुलवाने पड़े, लेकिन खुल गए। आप लोग तो स्टूडेंट एज में जीरो बैलेंस खाता खोलिए और उसमें ऑटो डेबिट लगा दीजिए, तो बड़ा सिंपल रहेगा आपके लिए, राइट। चौथी और आखिरी बहुत बड़ी मिस्टेक जो फाइनेंशियल है वो है सर ओवर स्पेंडिंग की। अननेसेसरी हम बहुत कुछ करते हैं। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दैट वी सी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इज देयर फॉर आवर अट्रैक्शन। सब कुछ बनाई इसलिए जाती है दोस्तों कि आप लोग अट्रैक्ट हो। कुछ एक बार एक अचीवमेंट कर लोगे ना आप अपनी डिग्री तक, कोई नहीं देखने वाला। मतलब जब तक आप स्टूडेंट हैं, जब तक आप डिग्री होल्डर नहीं है, जब तक आप जॉब गोअर नहीं है, तब तक आप कुछ मत सोचिए कि आपके कपड़े कैसे हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपका चश्मा कैसा है, आप कैसे दिख रहे हैं, आप कौन सी नोटबुक पे लिख रहे हैं, कौन सी ब्रांड के आप चीजें यूज कर रहे हैं। इट डज नॉट मैटर एट ऑल। वो जो पीयर प्रेशर होता है ना, वो बाद में आप जब जॉब करेंगे, होना तो तब भी नहीं चाहिए, लेकिन तब कम से कम आप अफोर्ड कर लेंगे। आज अपने ग्रुप का कोई प्रेशर मत लीजिए कि मेरे को पॉकेट मनी के पैसे आए, तो पता चला पॉकेट मनी के पैसों से मैं 20 रुपए का पेंसिल बॉक्स ले सकता था, लेकिन मैंने 500 रुपए वाला लिया क्योंकि वो जो अपने साथ दोस्त जाता है रास्ते में, उसके पास वो वाला है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वी नीड टू सेव फ्रॉम दी पॉकेट मनी दैट वी रिसीव। तो दीज आर द फाइनेंशियल मिस्टेक्स सर, आई थिंक आर गुड टू अंडरस्टैंड। तो आपने देखा अभी फाइनेंशियल मिस्टेक जो आप कर सकते थे, उससे आप बच सकते हो अगर आप ये सेशन देखोगे पूरा। तो सर इसके अलावा स्टूडेंट्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमें एक ऐसा कुछ रोड मैप दे दिया जाए, कुछ ऐसे पॉइंटर्स दे दिए जाएं जो बेसिक पॉइंटर्स हैं, जो हम याद रखें, लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस या ऐसे पॉइंटर्स या फिर ऐसी लर्निंग्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, तो वो आप दे सकते हैं। सर एक तो हम हर बच्चे को ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग सीखनी चाहिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ऊपर तो इतना ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पे बात होती है कि भाई आपने बुलेट की वो देखा होगा, आपने भी इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्टर्स रहते हैं कि आपने रॉयल एनफील्ड का, आयशर मोटर्स का शेयर खरीदा होता है 1 लाख रुपए की। मान लो आपने आयशर मोटर की बाइक खरीद ली, आयशर मोटर के आपने 1 लाख के शेयर खरीद लिए, तो फिर उसका क्या हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को, बहुत 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 गहरी एक लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन एवरी स्फीयर। आज आप 1 रुपए बचाओगे ना, या आज आप 10 रुपए बचाओगे ना, आज आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप दोस्तों मैथमेटिक्स करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा। भाई आप इमेजिन करेंगे कि आपको रोज 10 रुपीज बचाने में आपको लग रहा होगा कि इतने कम रुपए से क्या होने वाला है। कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं होने वाला तो बचा दो। भाई कभी कभी कुछ चीजें इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि आपका बड़ा आपसे कह रहा है। कंसिस्टेंसी इज द सिंगल सेंटेंस, सिंगल वर्ड दैट यू शुड रिमेंबर। अभी कोई बच्चा पूछ भी रहा था कि सम ऑफ द सेशन आफ्टर द सेशन, पहली बात तो तुम देख लेना, कोई बात नहीं दोबारा, लेकिन मैं समरी में बताऊं तो कंसिस्टेंसी अगर आप रख लेंगे, पैसों को, हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपसे खर्च नहीं करना, आप किताबें खरीदिए, आप एंजॉय करिए, आप जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि हर चीज का ऑल्टरनेट होता है। एक बार आप कंसिस्टेंट तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे ना, चाहे 1 रुपए, चाहे 2 रुपए, चाहे 3 रुपए, चाहे 5 रुपए, चाहे 10 रुपए, रोजाना अगर आप कंपाउंडिंग वे में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। हमारे स्कूल में हर महीने उस जमाने में सर 12 रुपए, 15 रुपए तो फीस थी, ऊपर से 12 रुपए इस बात के लिए जाते थे कि ये स्टूडेंट प्रोविडेंट फंड है। कानूनन कुछ नहीं होता, वो हमारे प्रिंसिपल का अपना शिगुफा था। तो जब पेरेंट्स देते थे, क्योंकि 15 रुपए फीस, 12 रुपए ऊपर से प्रोविडेंट फंड के प्रिंसिपल ने मांग लिए, तो बड़ा साहब चर्चा होती थी पेरेंट्स के आप बीच में कि बताओ ये
पागल लोग हैं, बताओ 12 रुपया हर महीने ले लेते हैं, इनसे पता नहीं क्या होगा। अच्छा, सबको भरोसा भी नहीं कि वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। सर, पहली दर्जे से 12वीं दर्जे तक 12 साल, 12-12 महीने, 12-12 रुपए का उसका जो कॉन्सेप्ट था, उससे जब हम स्कूल से बाहर निकले तो अच्छा खासा पैसा हमें मोटा मिला उस समय, ब्याज सहित पढ़ते हुए। तो जब वो मिला तो ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत बहुत बढ़िया हो गया, पता नहीं कब हमने जमा कर दिया। तो आते हुए उस बहुत अच्छा लगता है, भले ही आपको जाते वक्त थोड़ा पेन देगा, कंसिस्टेंसी रखिए, बस ये अगर आप सीख लें तो बढ़िया है सर। जी सर। जी, तो दोस्तों ये थी आपके साथ में एक्सपर्ट एडवाइस राघव सर की। ये सारी चीजें ना एक्सपीरियंस से आती हैं, और एक्सपीरियंस तब होता है जब आप इनको इम्प्लीमेंट करते हो। ये सारी बातें सुनने में कितनी आसान लगती है ना, और आप में से कुछ तो ये भी सोच रहे होंगे अरे ये तो पढ़ रखा है हमने, ये तो हमने सुना हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो देख रखे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ देख रखा है। इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप प्रैक्टिकली उसको एक्शन में नहीं लाते हो। तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एक्शंस विद कंसिस्टेंसी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स इट। लॉन्ग टर्म एक्शन कंसिस्टेंटली अगर आप लोगे इन चीजों को लेकर, तो मैं बता रहा हूं डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, क्योंकि रिजल्ट आते हैं, हमने देखे हैं। हर चीज का कंपाउंड इफेक्ट दुनिया में होता है दोस्तों। एक बुक पढ़ी थी मैंने, द कंपाउंड इफेक्ट, तो सर ने भी कंपाउंड इफेक्ट के बारे में बात करी। आपको पता है कंपाउंड इफेक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये वो एग्जांपल नहीं है जो आपने सुन रखा है, वो चेस बोर्ड वाला एग्जांपल मैं नहीं दूंगा आपको। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं हेल्थ से रिलेटेड। एक मान लो आपके पास एक आदमी है जिसका वेट है 120 किलो, ठीक है। अब 120 किलो के आदमी को अपना वजन कम करना है 3 महीने में। 3 महीने में उसको वजन कम करना है। क्वेश्चन आया है, हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे इसके बाद, जो मैं अपना कंप्लीट कर दूं एक बार। उसका वजन आपको 3 महीने में लाके 80 किलो करना है, तो आप कैसे करोगे? अब मुझे पता आप सोचोगे बहुत सारे स्टेप्स, 3 महीने में वजन कम करना है, तो 3 महीने वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रोज 2 घंटे जिम करना पड़ेगा, 6 के 6 दिन जिम करना पड़ेगा, अपनी डाइट ड्रास्टिकली गिरानी पड़ेगी। ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि वो 1 हफ्ते में ही हार मान जाए। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से वो निकाल दे कि उसको 3 महीने में वजन गिराना है। सबसे पहला स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग का यही होता है कि आप दिमाग से निकाल दो कि 3 महीने में आपको सुपरमैन बनना है, अल्ट्रा रिच बनना है। 3 महीने और 30 साल में ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो केबीसी से 7 करोड़ कमा गए और 6 महीने बाद सड़क पे आ गए। लेकिन जिस आदमी ने कभी 30 साल पहले कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, या छोटी सी एसआईपी स्टार्ट करी थी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, और आज 30 साल बाद उसके पास 50 करोड़ की संपत्ति है, वो आदमी ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर पोजीशन में है। और मोस्टली जो लोग रिच हैं, पुराने लोग रिच जो हैं, आज के नए नए वाले नहीं जो शोशा में ये मर्सिडीज में घूम रहे हैं या फिर जैगुआर में घूम रहे हैं, जो हाई स्पेंडिंग कर रहे हैं, दूसरों को शो ऑफ कर रहे हैं, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं। लिटरली बता रहा हूँ, कंपाउंड इफेक्ट का मतलब होता है कि स्मॉल एक्शंस जो लॉन्ग पीरियड्स तक आप लेते हो, उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वो एक्शंस जो आप बड़े एक्शन लेते हो कुछ छोटे पीरियड के लिए। तो टेक स्मॉल एक्शन। कंपाउंड इफेक्ट का यूज तभी होता है जब वो आप लंबे समय तक कंसिस्टेंटली करते रहो, ठीक है। हाई प्रोटीन लो कार्ब्स, देखो उस 120 किलो के आदमी को वजन कम करना है ना, तो उसको रोज सुबह उठ के 2 से 5 मिनट वॉक करनी सीखनी है पहले तो, 2-3 हफ्ते तक, ठीक है। सर इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, इससे उसकी हैबिट डेवलप होगी वॉक करने की। जब वो 3 हफ्ते तक वॉक कर लेगा, तो अब वो धीरे धीरे जॉग करना स्टार्ट करे, जॉगिंग करना। जब वो जॉगिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो जॉगिंग करने से क्या होगा? उसका माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट होगा। मैं ज्यादा जॉगिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 से 10 मिनट, आधा 1 किलोमीटर। अब उसके माइंडसेट में ये आएगा, जब मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी डाइट चेंज कर लूं, थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे जब वो अपनी डाइट चेंज करना स्टार्ट करेगा, उसको खुद होगा रियलाइज कि यार मैंने आज जॉगिंग करी थी और मैं ये फैटी फूड्स खा रहा हूँ, तो अगर मैं ये ना खाऊं, कम कर दूं, तो उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आने शुरू हो जाएंगे 3 से 6 महीने के अंदर। और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। ये एग्जाम्पल मैं इसको पूरा नहीं बता सकता क्योंकि सेशन फाइनेंशियल प्लानिंग पे है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया था हर्ष रावत की तरफ से, इसको आंसर कर देते हैं कि सर, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो शायद स्क्रीन पर। हर्ष रावत ने पूछा है, व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड, सेविंग्स फंड, एंड डू आई नीड वन? ऑल इमरजेंसी फंड तो एवरीबडी शुड हैव एंड एवरीबडी डज नीड इट।
बट ये मैटर करता है कि आप इमरजेंसी फंड क्या इमेजिन कर रहे हो. इट्स नॉट अबाउट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ फंड. इमरजेंसी फंड इज दैट सेविंग्स that you are always keeping with you. Emergency fund during your education period should be available with you ताकि आप उसको quickly use कर सको. भाई आपको कहीं पर भी जरूरत पड़ी, कोई हेल्थ केयर इमरजेंसी आ सकती है, कोई एडिशनल एक्सपेंस अचानक से आ सकता है, कोई भी ऐसी आवश्यकता जिसमें आप अपने घर वालों से संपर्क करेंगे, आप किसी सोर्स ऑफ इनकम से संपर्क करेंगे, वो जब तक आएगा तब तक आएगा. आपके पास एक रेडी फंड रहना चाहिए. आप ये समझ लीजिए कि उतने पैसे आपके पास हमेशा रहे, वो सेफ्टी स्टॉक वाले, और वो तक मिनिमम लेवल के बाद आप ये मान लेंगे आपके पास कुछ भी नहीं है. बाकी सर वुड आल्सो एक्सप्लेन. आप सर प्रकाश डालें. श्योर. हर्ष, एक तो एज पर द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ डिफरेंस कि उसके पास इमरजेंसी फंड हो, और देयर इज अ डिफरेंस जो आदमी ऑलरेडी अर्निंग है, जिसके पास ऑलरेडी एक अर्निंग है, जो फैमिली रन कर रहा है या नहीं भी रन कर रहा है बट वो अर्निंग कर रहा है. तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इमरजेंसी फंड का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कुछ एक स्मॉल अमाउंट रख सकते हो अपने पास. बट मैं आपको बताऊं, इमरजेंसी फंड यूजुअली स्टूडेंट्स के लाइफ में, स्टूडेंट केस में एप्लीकेबल मैं नहीं समझता उसके पास होना चाहिए. क्योंकि होता क्या है, उस फेज में ना आपके पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपकी लाइफ को नेसेसरीली चलाती हैं. तो या तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचो, सेविंग्स करने के बारे में, या फिर आप इमरजेंसी फंड के बारे में सोचो, क्योंकि आपके पास अर्निंग नहीं है. मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जिनकी पॉकेट मनी ही लाख रुपए है. भाई उनको क्या जरूरत है सेविंग्स करने की? पॉसिबिलिटी है उनके पास एक हार्डकोर बिजनेस हो, पुराना रन करता हो, जिसको वो ओवरटेक करने वाले हैं. मैं उनकी बात नहीं कर रहा. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 2, 4, 5,000, 10,000 वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अपना पॉकेट मनी से काम चलाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं. मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इमरजेंसी फंड एक्यूमुलेट ना कर पाओ, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज आप ऐसे करते हो जिससे इमरजेंसी फंड आपका खत्म हो जाएगा. और उस टाइम पे थोड़ा मन भी चंचल होता है. हम बस एक चीज को हैबिट में डालने की बात कर रहे हैं, दैट इज सेविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स. सेविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स इट. तो इमरजेंसी फंड बाद में डेवलप किया जा सकता है कंसिस्टेंसी के साथ. तो और किसी का कोई क्वेश्चन एक बार लाइव में देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन है. हर्ष रावत, एक्सोटिक, पीयूष, श्वेता बत्रा, हाय श्वेता, योगेश, ऋषांक पाल, योगेश इज अ CMA, आशीष सिंह चौहान एंड मनदीप चौहान. तो और अगर आप में से भी कोई कुछ अपने विचार सबके साथ शेयर करना चाहें तो आप आ सकते हैं. Let us keep it an interactive session rather than having a panel discussion with V2 people. Please, you can join and speak about it. Correct. These sessions are free of cost and anyone can join. Rishank Pal is asking SIP is best or index fund. अब इसमें हम लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं. सर आप बताएं पहले. ठीक है. तो ऋषांक, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो SIP होती है, SIP का मतलब होता है कि आप सिस्टमैटिकली हर महीने एक अमाउंट, स्मॉल चाहे मीडियम चाहे बड़ा अमाउंट, आप एक फंड में डाल रहे हो. ठीक है. तो SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी और फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो. अब बात आती है फंड की टाइप्स की. तो उसमें से एक फंड होता है इंडेक्स फंड. अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड भी कई तरीके के हो सकते हैं, बट उसमें से जो बेस्ट इंडेक्स फंड माना जाता है, वो होता है आपका निफ्टी 50 इंडिया के अंदर. अब निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 दोस्तों जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वैल्यूएशन को लेके, जो इंडिया की सबसे टॉप 50 कंपनीज है जिनका सबसे हाई वैल्यूएशन है स्टॉक मार्केट में, उन 50 कंपनी में सिस्टमैटिकली आपका पैसा जाता रहता है, जो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है. आप फंड मैनेजर को पैसे देते हो, वो मैनेजर उन 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है. इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर उन टॉप 50 कंपनीज में कोई भी कंपनी नीचे जाती है और दूसरी कंपनी ऊपर आती है, तो अल्टीमेटली आपका पैसा उन टॉप 50 में ही रहेगा, क्योंकि वो हमेशा निफ्टी 50 में ही रहेगा आपका पैसा. राइट. तो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फायदा ये रहेगा कि आपका एवरेज जो अर्निंग होगी एज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स, वो ज्यादा रहेगी. मैं ज्यादा ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा रहेगी. हो सकता है कुछ म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपके पास 40%, 50% भी आ जाए, लेकिन इंडेक्स फंड देखा गया है कि पिछले 20-50 साल का रिकॉर्ड है, बेस्ट रिटर्न दिया है. 12 से 18-20% तक का रिटर्न इंडेक्स फंड दे देता है. बट वो रेगुलर भी रहता है, उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस नहीं रहती.
यस, इसीलिए एवरेज इन्वेस्टर के लिए जिसको नॉलेज नहीं है या कुछ नहीं है, वो चुपचाप एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करता रहे, जिंदगी भर इन्वेस्ट करता रहे, बाद में कुछ निकाल ले। लेकिन अगर आप 30-50 साल इन्वेस्ट करते हो तो बहुत बड़ा अमाउंट आप एक्यूमुलेट कर सकते हो इंडेक्स फंड से। जी सर, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें? हाँ, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ मच अमाउंट यू कैन सेपरेट फ्रॉम योर मनी अवेलेबल, तो वो आप रिस्की एरियाज में डाल सकते हो, लेकिन एक अमाउंट ऐसा होना चाहिए ना जो आपके लिए सेफ्टी से वो वापस भी आ सके। करेक्ट। तो सबसे अच्छी तरीका यही है कि आप अपनी एसआईपी करिए, और एसआईपी की वैरायटी आप चूज कर सकते हो, व्हाट यू वांट टू गो फॉर, इंडेक्स फंड और हेज फंड्स और एनीथिंग लाइक दैट। वो कह रहे हैं which one gave us best return in consistent way, as sir has suggested Nifty 50 is an awesome fund। मतलब आप एक नेव इन्वेस्टर होता है जिसको कुछ नहीं पता, हम उसको कहते हैं कि भाई तू अपने पैसे ले जाके इस डब्बे में डाल दे और तू सो जा, एक पल आएगा जब तुझे बहुत बढ़िया मोटा फंड मिलेगा। दैट इज अबाउट निफ्टी 50। उसमें चेंज होती है कंपनियां, तो आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी वो लोग चेंज करते हैं। ट्रेडिशनल से हट करे, बट अच्छा है, अच्छा रिटर्न। यस, तो आज के टाइम पे फायदा ये है कि लोगों के पास थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज अब बढ़ने लगी है, क्योंकि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी बहुत आ गए हैं, बट वो ना, मैंने देखा है, बहुत ही वेग कंटेंट देते हैं, लोगों को क्विक रिच बनाने के फॉर्मूले देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। सर वो कंटेंट क्या, वो हम लोग उनका प्रोडक्ट है बस। वो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो मार्केट में आती है वो इतनी सिस्टमैटिकली आती नहीं जितनी आनी चाहिए। इट शुड बिकम अ चैप्टर इन आवर सिलेबस। मतलब स्कूल के बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ाओ तो थोड़ा सा समझ आए कि वो 12th के बाद भटके ना। होता क्या है कि बच्चे इधर से उधर से कहीं से कुछ भी समझ लेते हैं। मैंने देखा सैकड़ों केसेस में तो वो इंट्राडे में बच्चे ने जोर से पैसे लगाए, 2 दिन बहुत बढ़िया कमाया, तीसरे दिन से उसके पैसे डूब गए, चौथे दिन से वो गम में बैठा है। तो उसे लगने लगा कि पूरा बाजार ही छट्टा है, ये तो यार बेकार है, मैं छोड़ के भाग जाता हूँ। तो पहला एक्सपीरियंस आदमी का गलत हो जाता है, फिर वो पूरा मार्केट बदनाम हो जाता है। आशीष कह रहे हैं आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा? मेरी राय ये है कि जितने हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं ग्रेजुअल इंक्रीज पे बढ़ते हुए, पहले उनको हमें पकड़ लेना चाहिए। यू शुड नॉट रश टू द आईपीओ ऑलवेज। आईपीओ का ना बड़ा एक फैसिनेशन होता है मार्केट में, हमारे यहाँ भारत में, कि अरे फलानी कंपनी का आईपीओ आया, अब तो टाटा का आईपीओ आने की खबरें हैं और उसमें पैसा लगा दोगे तो ये हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट के बेसिक पैटर्न है, जैसे अभी सर ने बताया, एसआईपी आप रेगुलर इन्वेस्ट स्कीम वाला कर दीजिए, म्यूचुअल फंड्स रेगुलर वाले कर देंगे आप, यूलिप प्लान्स इंश्योरेंस के आते हैं, उनमें आप प्लीज पैसा लगाएं जहां पर एक वेल स्टैब्लिश्ड पैटर्न है। उसके बाद तो आप आईपीओ में लगाइए, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं। यस सर, यू मे डिफर विद मी। यस सर, ये आईपीओ की बात कर रहे थे, तो जैसे सर ने आपको बताया पेटीएम का भी आईपीओ आया था। पेटीएम का आईपीओ पर मैं देख रहा हूँ, ये खुला था 3 दिसंबर 2021 को 1560 रुपए 80 पैसे से, 1500 रुपए का शेयर आया था। आज इसकी शेयर की जो वैल्यू है दैट इज 928 रुपए। आप बताओ। तो दोस्तों, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए एक तो आपको रेगुलर इन्वेस्टर होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, जो रेगुलरली उसको ट्रैक करता हो। आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कंपनी के, आपको उसका टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट पे, ये सेशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उसका फंडामेंटल पता होना चाहिए, उसकी बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, उसका P&L देखना आना चाहिए, और उसके पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, हर 3 महीने में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, उसकी नेटवर्थ बढ़ रही है, उसका एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो कैसा है, एम्प्लॉय रिटेन हो रहे हैं, और उसके डायरेक्टर्स कौन है, एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स हैं, उनके फंड मैनेजर कौन है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आईपीओ में आपको ध्यान में रखने होते हैं, और मार्केट की कंडीशंस भी देखनी होती है। कुछ रेशियोज होते हैं अकाउंटिंग में, वो भी आपको कैलकुलेट करने होते हैं। डेट इक्विटी रेशियो हो गया, जैसे आपका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हो गया। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर होते हैं आईपीओ के लिए। तो ये कोई छोटा सा क्वेश्चन नहीं था, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था, राइट? जी सर, बिल्कुल। लेट अस बी सेफ फर्स्ट एंड देन बी एन अग्रेसिव इन्वेस्टर। करेक्ट। यस, ऑलराइट, थैंक यू स्मिता, आपको सेशन अच्छा लगा। और आशीष जी भी बोल रहे हैं थैंक। बिल्कुल यार, मोस्ट वेलकम। हम लोग आपके लिए ही बैठे हैं यहाँ पे, और जो भी हमारा एक्सपीरियंस है हम वो शेयर करने बैठे हैं। तो ये सेशन मैं बार बार बता रहा हूँ, पब्लिक में से, आप में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है।
या फिर क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकता है, अपनी लाइफ का कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल सकता है, पर्सनल से लेके फाइनेंशियल से लेके किसी भी लेवल तक, राइट? तो रिशांक पाल का अच्छा सवाल है, इज ट्रेडिंग अ गुड सोर्स ऑफ इनकम? आई एम अगेन सेइंग you must have a regular source of income apart from trading. Then you can shift to trading gradually in small phases, right? You should not jump to the trading as a sole source of income in the beginning of your career. बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएटेड है मार्केट में, आपको बहुत ऐसे लोग इंस्टा पे मिल जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, हु आर फुल टाइम ट्रेडर्स, उसे कि उनका अच्छा वीडियो भी ऐसा बनाया जाता है कि वो ये हो गया, वो मिल गया। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता दोस्त। इफ यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर इट, बट आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। यस। अच्छा सर, होता क्या है ना, मुझे सुनने के बाद कुछ लोगों को लगता है मेरे पास स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज है। कंपैरेटिवली मैं कॉन्फिडेंटली बोल भी सकता हूँ कि मेरे पास है। और फिर लोग मुझसे पूछते हैं क्या आप ट्रेड क्यों नहीं करते? देखो, अभी भी सर ने आपको बताया कि स्टार्टिंग पहले स्टेप से होती है। आपको पता है मैं पूरी एक किताब पढ़ के बैठा हूँ, एक कोर्स करके बैठा हूँ स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को लेके, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ? 2 रीजन। पहला, लैक ऑफ टाइम, क्योंकि मैं अभी अपने बिजनेस में लगा हुआ हूँ, तो पहले मैं उसको ग्रो करने वाला हूँ ताकि आगे जाके मेरे पास टाइम एक्यूमुलेट हो जाए। मनी तो हो ही रहा है, बट टाइम भी एक्यूमुलेट हो जाए, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है ना, टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो ट्रेडिंग कोई हलवा नहीं है कि आप 5 मिनट बैठे और लाखों रुपए कमा लिए। ट्रेडिंग का मतलब है, फिर वो ऑनलाइन गेमिंग की लॉटरी नहीं है कि बस आपने बेट लगाने और वेट करना है कि बॉल किधर जा रही है। यस, तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में क्या होता है, मान लो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यार हफ्ते में 2 दिन पूरे टाइम दो, ठीक है? संडे तो ऑफ रहता है, सैटरडे को आप सुबह बैठो, जब वो खुलता है मार्केट 9 बजे तो उसका 1 घंटा दो, और जब मार्केट बंद होता है 4 बजे बंद होता है, आई थिंक सर 4 बजे बंद होता है ना? हाँ, 3:30। हाँ, 3:30। तो दोस्तों जो 1 घंटा होता है ना, आखिरी वाला और पहले वाला, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग वही होता है। बेस्ट टाइम ट्रेडिंग का वो माना जाता है। और अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा एनालिसिस करके बैठते हैं अगले 3 दिन का। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं, देखते हैं कि उस बीच में कुछ हाइप क्रिएट हुई, बेच दिया। ये भी फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। बिल्कुल जी। तो ट्रेडिंग आप कर लेना, आप धीरे धीरे ट्रेडिंग करो। अच्छा, एक वो बच्चा पूछ रहे कि मैं तो ज्यादातर आईपीओ में ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो हमने जैसा कहा, सबसे पहली बात तो एवरी इन्वेस्टर इज डिफरेंट एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपने जो हमने आपको बताया ट्रेडिशनल वाले, अगर आपके पास टर्म प्लान नहीं है इंश्योरेंस का, तो स्टॉप आईपीओ पहले आप वो खरीदो। अगर आपके पास एसआईपी म्यूचुअल फंड की नहीं है तो आप पहले वो खरीदो। अगर आपने यूलिप में इन्वेस्ट नहीं कर रखा तो आप पहले वो खरीदो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ हु सेज व्हाट, ये आपकी लाइफ में मस्ट होना चाहिए। इफ आई हैव सीन पीपल not having health insurance, not having life insurance, not having term plan, not having ULIP, not having mutual funds, and they are just traders. They are saying the stock market is full, having loads of funds. Whenever I need it, I can withdraw it. They end up in nothing. कुछ नहीं मिलता। तो आप पहले सेफ इन्वेस्टमेंट्स अपनी पॉकेट में रखो। दूसरी बात, बच्चा वो पूछ रहा है कि क्या ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है? नहीं है। तभी मैंने बताया आपको कि है नहीं, लोगों ने उसको बना दिया है। लोग अपना सारा काम छोड़ के उस पर स्विच हो गए। क्यों? क्योंकि उनका एक्यूमुलेशन हो चुका है वेल्थ का। भाई आपके पास अगर पैसा एक्यूमुलेटेड है, टाइम एक्यूमुलेटेड है, एंड you do not need to do anything great to have a livelihood, तो फिर तो आप ट्रेडिंग को समय दे सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो यस सर। जी सर, तो आज का सेशन दोस्तों, आई थिंक वी हैव डन इनफ फॉर टुडेज पार्ट। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सो नाउ देयर इज टाइम टू वाइंड अप द सेशन। सेशन बहुत ही जबरदस्त था यार, बहुत सारी चीजें खुल के आई और लोगों ने क्वेश्चंस भी पुट अप किए। आने वाले टाइम में हम और भी सेशन रखेंगे और टॉपिक आप लोग बताओगे, वही टॉपिक पे हम सेशन रखेंगे। इस बार जो वोट आया था, पिछला लाइव सेशन हम ले नहीं पाए ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, तो इस बार हमने वो सेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। तो आप लोग जो टॉपिक
पोल में हमको बताओगे, ABC हम आपको 3 पोल देंगे, उसमें से जो पोल आप चूज करोगे उसी टॉपिक पे हम लोग सेशन लेके आएंगे नेक्स्ट संडे। सर एक बार प्लीज इनको कंफर्म कर दो कि सैटरडे सेशन रहेगा या संडे। We'll put it Saturday, every Saturday 8 PM और सर 8 बजे या 9 बजे? आई थिंक 9 बजे वुड बी फाइन। ठीक है, सो एवरी सैटरडे 9 PM we'll be meeting। कई बारी संडे को क्या है कि अपनी ऑडियंस भी बहुत बिजी रहती है और अपने को भी एक कंफर्ट अवेलेबल रहेगा। हर शनिवार रात 9 बजे हम और आप मिलेंगे, लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि टॉपिक एक तो सजेस्ट जरूर करें, सर को कर दें, मुझे कर दें, और पोल का रिप्लाई जरूर करें। मतलब आप लोगों के लिए सेशन है और आप लोग टॉपिक बताएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जो आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो लाइफ में वो आप हमें बताएं। जी यस सर, पिछली बार तो पोल में कुछ घमासान युद्ध भी हो गया था, 2 पोल 50-50% पे आ गए थे बट फिर हुआ स्लाइट परसेंटेज की वजह से, और मेरे वाले पोल पे फाइनेंशियल प्लानिंग ज्यादा थी, आपके पोल पे घमासान युद्ध था। कुछ लोग कह रहे थे कि हमने आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है कौन सा टॉपिक हमने पोल में रखा था, तो फिर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग चूज किया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ जी, ऑल राइट। तो दोस्तों इट्स टाइम टू वाइंड अप द सेशन। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कुछ लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हैं बट कोई बात नहीं, आप बाद में सेशन देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे रहेगा, इंस्टा पे आप लोग जरूर देखिएगा। बट मैं आपको बता दूं, इसका बेनिफिट, ज्यादा बेनिफिट लाइव ज्वाइन करने का होता है क्योंकि यू कैन इंटरैक्ट विद अस, यू कैन ऑल्सो कम एंड ज्वाइन द सेशन एंड यू कैन टॉक टू अस 1-to-1, right, so that we can understand your feelings, your experiences and everything that you want to share. तो दोस्तों मिलते हैं आपसे जी, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। राघव सर प्लीज वाइंड अप द सेशन। तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। All right, thank you so much, God bless you, goodbye, we'll meet next Saturday. Bye everyone.